नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेआई पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की मूल विधि की प्रैक्टिस सेट में ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उसे न देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीधे तौर पर यहाँ से मिलने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है डेली आपके लिए जो है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है विदिन 10 से 15 दिनों के अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और जो है इसके उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो हुकुम सिंह थे। दोनों का नाम याद रखिए, कोई भी पूछा जाता है तो यहाँ से आपका हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है, तो यह किस वाद में आधारित किया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के द्वारा यह वाद में यह बात को निर्धारित किया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित दो कथनों के बीच संबंध चुनिए। कथन ये दिया गया है, जनहित याचिका यानी पीएल अधिस्थित यानी लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। दूसरा है, जनहित याचिका में पत्रकाव्यत्य क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। जवाब हो जाएगा यह जो है ए और बी दोनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। चौथे क्वेश्चन में जो है सही कथन चुनना है। इनमें से कथन कौन सा सही है? जवाब होता है ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही। क्या दिया गया है? पहला दिया गया है, वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। ये भी सही है। दूसरा है, ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया, साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। ये भी सही है। तो तीनों आपके सही जवाब में आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, इनमें से क्या एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भर देते हैं, यानी ट्रैफिक इतना ज्यादा कर देंगे कि कोई जो है रियल उसको खोलना चाहेगा तो उस पर जो है खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा वेबसाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न में आपका दिया गया है, सूचना तकनीकी, ध्यान रखिएगा, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी का जो है मजिस्ट्रेट करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा कौन? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? साइबर स्पेस के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है यह गलत है। यानी साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया, यह जो है गलत दिया गया है। आठवां प्रश्न दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था। कब यह पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है 9 जून सन 2000 को पारित किया गया था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। नवा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 में गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा
अधिकार प्रदान करता है गिरफ्तार व्यक्ति को? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अधिकार देता है। यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, बिल्कुल है। दूसरा है गिरफ्तारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्युदन करने का भी अधिकार है, बिल्कुल ये सही है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है आपका संपूर्ण भारत पर है। कोई भी अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है संपूर्ण भारत पर ही होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनने की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1980 में बनकर तैयार हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण, अभ्युदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा? जवाब हो जाएगा यह जो है पुनरीक्षीकरण नहीं कर सकेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनरीक्षीण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है क्रमांक 49 है और सन 1988 में बना था। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है? पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, जवाब हो जाएगा किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर जो है पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? यानी सूचना अधिकार मांगा गया सूचना, तो अगर सूचना नहीं दे रहा है तो कितने रुपए प्रतिदिन जो है उस पर जुर्माना लग सकता है? जवाब हो जाएगा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है जुर्माना लग सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम कब बना था? 2005 में। 2005 में जो है सूचना अधिकार अधिनियम बना था। जो है धारा 8 में इसका वर्णन किया गया है। 15वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है धारा 8 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार 2005 लागू होगा? वही सिंपल सी बात है, कोई अधिनियम बन रहा है तो सारे भारत पे ही लागू होगा। ये ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण भारतवर्ष पे होगा। 17 नंबर प्रश्न है, जिसको जो है 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। किस अधिनियम या किस अधिकार की बात हो रही है? जवाब हो जाएगा यह जो है पेरिस सिद्धांत कहलाता है। बी ऑप्शन सही है क्या? पेरिस सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रायश्चित क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भेज सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? जवाब हो जाता है इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। हर प्रश्न जो है इस तरह से एक आ ही रहा है, तो संपूर्ण भारत पर है। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं। संपूर्ण एक तो भारत पर हो गया। 20वां प्रश्न है
तो इसमें जो है कुल सीमाओं के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में, ये तो गलत हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में 103 से संबंधित विषय जम्मू कश्मीर पर, ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश पे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन कैसा होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है लिखित भी हो सकता है, 2 प्रतियों में होगा और न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ठीक है ना, लिखित मिलेगा, उसकी 2 प्रतियां होंगी और न्यायालय का जो है उस पे हस्ताक्षर होगा। तो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान है। जवाब हो जाएगा, यह जो है धारा 38 के क्लॉज यल में है। ये ऑप्शन सही है, धारा 38 के क्लॉज यल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन सही है, 1972। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है अनुच्छेद 51 ए करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 51 ए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है कुल 26 धाराएं हैं। कुल 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय है। कितना अध्याय है? 4 आधा जो है अध्याय है। 26वें प्रश्न को देखेंगे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं? तो यह जो है वाहन चालकों को करते हैं। वाहन चालकों को करते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? तो यह जो है धारा 107 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 107 में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित? इसके कितने भाग हैं पूछा गया, कितने अध्याय हैं इसमें? तो इसमें जो है कुल 14 अध्याय। ठीक है ना, कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं और 217, ध्यान रखिएगा 217 धाराएं हैं। 14 अध्याय 217 धाराएं हैं और यह जो है 1988 में बना था। तीनों को याद रखिए, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब जो है प्रवर्तित हुआ था? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, जवाब हो जाएगा यह जो है जनवरी 1990 में बना था। कब बना था? जनवरी 1990 में है आपका बन के तैयार हो गया था। और इसमें जो है कुल 23 धाराएं, ध्यान रखिएगा कितने हैं? कुल 23 धाराएं इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? किशोर न्याय अधिनियम में जो कि 2015 में बना था, इसकी धाराओं की बात की गई है। तो इसमें जो है कुल 112 धाराएं। कितनी हैं? 112 धाराएं हैं। सी ऑप्शन सही जाएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को, जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है 13 दिसंबर 2005 को इसको मंजूरी मिल गई थी राष्ट्रपति। 13 दिसंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता
1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के किस सिद्धांत का एक प्रकार है? जवाब हो जाएगा यह जो है क्षतिपूर्त, ठीक है ना, क्षतिपूर्त सिद्धांत का प्रकार है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे, इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं। इस बार दिया गया है, मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसकी निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए। तो यह किस मामला के बात यहाँ पे हो रहा? जवाब हो जाएगा यह जो है आपका शाहबानो मामला था। शाहबानो कौन थी? मोहम्मद अहमद खान जो है बनाम शाहबानो मामले में ऐसा किया गया। और यह जो है बहुत जो है फेमस वाद है, इसके बारे में पूछा जाता है। 34वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 लागू कब हुआ था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 3 फरवरी 2013 को यह लागू हुआ था। 3 फरवरी 2013। 35वां प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो यह जो है किस जो है मामले में रद्द कर दिया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामला था, ठीक है ना, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामला आया। 36वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंध वर्णित है। प्रतिरक्षा के जो है अधिकार पर निर्बंध किसमें वर्णित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है धारा 99 में इसका वर्णन किया गया है। और यह जो है भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो है कि 1860 वाली की बात हो रही है। 1860 वाली दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की बात हो रही है। 37वां प्रश्न है, सामान्य आशय का प्रावधान किसमें दिया गया है? सामान्य आशय का प्रावधान जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 34 में इसका वर्णन किया गया, धारा 34 में। 38वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? भारतीय न्याय संहिता, वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है संपूर्ण भारत में लागू हुई है भारतीय न्याय संहिता। जो है भारतीय न्याय संहिता कब बना है? तो यह जो है 2023 में बना है, 2023 में बना है। यह जो है इसी से प्रश्न आएंगे। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है संपूर्ण भारत पे लागू है। और इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है? जमानत शब्द को देखिए, आईपीसी की जो भी धाराएं हैं जो है अब जो है 1860 वाले से नहीं, 2023 से वाले से ही आएगा। जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपके धारा 2 के क्लॉज ए के बी में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अब अगर आप कमेंट में बता देंगे तो इसका जो है, और जो है जैसे आपका हिंदी का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर का सेक्शन हो गया, सारा का सारा हम आपके लिए के आएंगे, प्रीवियस ईयर भी लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि आपको जो है किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। हर लेक्चर आपको समय समय से मिलता रहेगा और पूरा का पूरा बुक जो भी आप बुक कहेंगे हम यहाँ से कवर करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।